Welcome once again. I am back. Today we are going to discuss about the management of stores in Indian Railways. Yesterday I posted a video regarding store accounts in Indian Railways or store management of Indian Railways. That was the part one. Now we are going something new, adding something new. Management of stores in Indian Railway. Effective management of store ensure the availability of material. Uh, when required while minimizing capital blockage, obsolescence, and storage cost. Key elements include stock level determination, inventory control, techniques, and periodic review mechanism. आज के वीडियोस में हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्टोर का मैनेजमेंट भारतीय रेलवे में क्यों आवश्यक है। एक्चुअल में जो भी हमारे जो स्टोर्स हैं, स्टोर्स कीप करते हैं वो सामान जो कि हमें डे टू डे मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो सेंट्रलाइज परचेज करके उसको जो है कहते हैं बाकी अन्य जो कंसाइनीज डिपोज होते हैं या छोटे छोटे जो डिपोज होते हैं या छोटे छोटे जहाँ वर्किंग स्पॉट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ताकि जो है कहते हैं मेंटेनेंस को सुचारू रूप से चालू रखा जा सके और मेंटेनेंस प्रॉपर हो सके और हम सेफ्टी इंश्योर कर सके और हमारी जो है क्या कहते हैं किसी भी असेट्स की रिलायबिलिटी और ऑपरेशन को इंश्योर किया जा सके। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं स्टोर के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो मटेरियल जिस मटेरियल की जब ज़रूरत हो यानी आवश्यक हो उसको अवेलेबल कराया जाए, और एज वेल एज ये भी ज़रूरी होगा कि जो कैपिटल का ब्लॉकेज है यानी कि स्टोर में जो सामान रखा हुआ है वो इस ऐसे लेवल पे रखा जाए जहां कैपिटल का ब्लॉकेज मिनिमम होता हो, और जो आलतू फालतू का स्टोरेज है जो यूजलेस नहीं है उसको जो है क्या कहते हैं हटाना, और इसके अलावा स्टोरेज की कॉस्ट को कम करना, ये सब जो है क्या कहते हैं स्टोर मैनेजमेंट में शामिल होता है। ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं कैसे प्राप्त की जा सकती है कि स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करके, इन्वेंट्री कंट्रोल को टेक्निक्स को यूज़ करके और पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म को मजबूत करके हम इसको इंश्योर कर सकते हैं। इस मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग ZARASS से ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग में लगातार आपके समक्ष वीडियोस लेकर आता हूं। इससे पहले भी मैंने स्टोर के ऊपर जो है पार्ट 1 में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने CMM और जो है क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब उससे आगे हम चल रहे हैं कि उसी स्टोर को हम मैनेज कैसे करते हैं और उसको मैक्सिमम लेवल पर या ऑप्टिमम लेवल पर कैसे बनाए रखते हैं और मिनिमम कैपिटल ब्लॉकेज के साथ स्टॉक लेवल्स। एज पर जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे कोड फॉर स्टोर डिपार्टमेंट जो है उसके पैरा 2302 और 2304, इसके अलावा जो स्टोर मैनुअल के 701 और 702 के हिसाब से मिनिमम स्टॉक हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिफाइन किया गया। मिनिमम स्टॉक जिसको हम दूसरे वर्डों में कहते हैं मिनिमा, रिप्रेजेंट द लोवेस्ट परमिशेबल लेवल टू विच स्टॉक में फॉल विदाउट इनिशिएटिंग रिप्लेनिशमेंट, यानी एक ऐसा लेवल हमने बना के रख दिया कि जिस तक हमें खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस स्टोर को वापस से। जहां हमें रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है वो उस यानी कि हमारा जो मिनिमम स्टॉक हमने एक बार तय किया हुआ है उससे नीचे जाने लगा है तो हमें रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है कि मिनिमम स्टॉक इक्वल टू एवरेज वीकली इशू मल्टीप्लाइड बाई लीड टाइम इन वीक्स, यानी कि जो है क्या कहते हैं सप्ताह में लीड टाइम क्या रहता है। इन एक्स इट एक्ट्स एज ए स्टॉक ऑर्डर पॉइंट, यानी हमें ये बताता है कि अब स्टॉक को ऑर्डर किया जाना या नहीं किया जाना था। ये इंडिकेटिंग मैंने रिक्रूटमेंट डिमांड शुड बी इनिशिएटेड, मैंने जैसे बताया कि जब भी हमें आवश्यकता इसके नीचे जाने लगेगा तो इसका अर्थ यह है कि हमें डिमांड्स बनानी है, इनिशिएट करनी है और हमें इसको रिकूप करना है। शुड बी फिक्स्ड कंजर्वेटिवली कंसीडरिंग मार्केट वोलेटिलिटी प्रॉक्सिमिटी टू सप्लाई सोर्सेस। हम इसको कैसे तय कर सकते हैं, किस तरीके से इसको, एक कंजर्वेटिव मेथड है, बिल्कुल सीधा सीधा सा किसी भी के मार्केट में किस तरीके से वॉलेटिलिटी यानी हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू रिक्यूप या रिप्लेनिशमेंट फ्रॉम, अगर वी आर गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट तो कितने दिनों में हमें दोबारा से मिल जाएगा, यानी हमारे कौन से सप्लाई सोर्सेज हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी क्या है कि हमें कितने दिनों में वापस से मिल सकता है, उसके आधार पर हम इसको तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टॉक है, स्टॉक में हम जो है क्या कहते हैं आइटम को रखते हैं और हमारे पास एक स्टॉक का लेवल ऐसा रखा है कि 1 मंथ तक ये बचा हुआ जो स्टॉक है वो चल सकता है, यानी उस लेवल पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो देन उसके बाद हम स्टॉक को जो है क्या कहते हैं इनिशिएट करते हैं, इंडियन डिमांड करते हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो उससे जो है क्या कहते हैं हमें अगर सोर्स हमारे ऐसे हैं कि हाँ विद इन 13 बिफोर 30 डेज वो सप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो स्टॉक है वो
कम नहीं हो पाएगा, ये कम नहीं होगा या उसमें कोई रुकावट और व्यवधान मेंटेनेंस में आने की संभावना नहीं रहेगी। तो दैट इज़ अ मिनिमम स्टॉक लेवल और इसको तय करने का तरीका ये रहता है। अब आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मैक्सिमा। जो स्टोर की टेक्निकल भाषा है उसमें मिनिमा और मैक्सिमा दो शब्द हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक ये उस अपर लिमिट स्टॉक को डिनोट करता है कि जिसके आगे हर हाल में प्रोक्योरमेंट को अवॉइड किया जाना चाहिए कि अब नहीं खरीदना भाई, अभी तो बस बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, अभी इतना ज़्यादा है कि इससे आगे हम नहीं लेंगे। जनरली इट शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द मिनिमम स्टॉक। ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ रिक्वायर्ड, हमारे पास मिनिमम स्टॉक 500 का रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर आइटम्स के लिए, तो बस मैक्सिमम से मैक्सिमम के वाले 1000 हो जाए, नहीं डबल हो जाए कि हमारे पास 1 महीने का स्टोर पड़ा हुआ था तो 1 महीने का एडिशनल हमने और ला के रख लिया तो 2 महीने का। इससे कैपिटल ब्लॉकेज कम होता है। तो ये जो है क्या कहते हैं इस तरीके से फिक्स किया जाना चाहिए। डिटरमाइन किस तरीके से डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, अवॉइड फ्रिक्वेंट स्मॉल ऑर्डर्स दैट इंक्रीजेस पैकिंग हैंडलिंग क्लरिकल एफर्ट्स एंड सप्लायर इनकन्वीनियंस आल्सो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज हमें बनाना चाहिए पहले तो कि लगभग हम इतना सामान खरीदेंगे तो उससे ताकि जो है क्या कहते हैं हमारे ये चार्जेस जो है क्या कहते हैं जो मैंने डिस्कस किया हैंडलिंग क्लरिकल एफर्ट्स और सप्लायर इनकन्वीनियंस या पैकिंग चार्जेस एक्सेट्रा, उनको कम किया जा सके या ऑर्डर कॉस्ट को, इसको कहते हैं ऑर्डर कॉस्ट को हम कम कर सकें। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमिक ऑर्डर साइज हमारा होना चाहिए। उसके आधार पर हम इसको जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक को तय करें। कैपिटल लॉकअप एंड रिस्क, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि हाई स्टॉक जो है क्या कहते हैं वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं। डिटोरिएशन का रिस्क को बढ़ जाता है। स्टोरेज नीड्स यानी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट भी लगती है क्योंकि उसको हैंडल करना पड़ता है ज़्यादा अगर स्टॉक होगा तो उसको हैंडल करने के लिए हमें लेबर भी चाहिए होगी। और चांसेस ऑफ सरप्लस एक्यूमुलेशन, बेवजह का जो है क्या कहते हैं एडिशनल एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाएगा जिससे हमारा कैपिटल का लॉस होता है और हो सकता है कि मैं भी जो है क्या कहते हैं पता चले कि इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया कि वो रिडंडेंट हो जाए और हमारे लिए ऑब्सोलेट हो जाए और बेकार हो जाए, यूजलेस हो जाए। तो इसलिए हमें मैक्सिमम स्टॉक भी इस तरीके से तय करना होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे हमने मैक्सिमम पढ़ा कि हम क्या कहते हैं हमारा ऑर्डर जो है कैसे होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर टाइप का होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओ की इज द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंटरी। जो मैंने बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होती है उसको मिनिमम करने के लिए जो है ना क्या कहते हैं मिनिमाइज रखने के लिए जो है क्या कहते हैं हमारे जो ऑर्डर साइज है वो एक ऑप्टिमल इस टाइप की होनी चाहिए। जिस साइज की होती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दैट इज इट इज रेफर्ड बाय द स्टोर मैनुअल वॉल्यूम 1 पैरा 706। Q equal to under root 2 AS upon I. A is the annual consumption value, approximate how much we required in the year. S is setup, yeah, ordering cost. What the cost is of include the ordering. That is सेटअप कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। दैट इज आई मीन्स इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यानी इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए जो कैरी करने के लिए यानी कि स्टोर में जो लगने वाली कॉस्ट है। दैट इज क्यू इज द ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी हमें ऑर्डर करना होता है। इससे रिलेटेड सब में अदर रेलवे रिलेटेड कैलकुलेशंस और भी हो सकती हैं। जैसे एवरेज इन्वेंट्री, हमारी एवरेज इन्वेंट्री की Q/2 यानी ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी हो सकती है Q मल्टीप्लाइड बाई I/2। हम इसको अगर निकालना चाहते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो सकती है A/S/Q। टोटल कॉस्ट क्या होती है Qi/2 प्लस AS/Q। ये रिलेटेड कैलकुलेशन से आप इनको भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए LDC 30% 70% एक्सेट्रा, उसमें अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं ये फार्मूलाज हमारे बेस हो सकते हैं और समझने के लिए अच्छे हो सकते हैं। आता है एक वर्ड मैंने यहाँ यूज कर लिया है एक्चुअली, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड या PL नंबर, प्राइस लेजर नंबर जिसको हम कहते हैं ऑलरेडी। पैरा 902 स्टोर मैनुअल वॉल्यूम 1। ईच स्टोर आइटम इज असाइंड अ प्राइस लिस्ट या PL नंबर एंड 8 डिजिट न्यूमेरिक कोड बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस 11 सिस्टम। एक मॉड्यूलस 11 सिस्टम होता है, उसके आधार पर इसका फॉर्मेट जो होता है वो इस टाइप का होता है। यानी एक 2 डिजिट की कोड होती है, फिर 2 डिजिट का कोड, फिर 3 डिजिट और एक सिंगल डिजिट होती है। यानी टोटल कुल मिलाकर जो है क्या कहते हैं 8 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें जो लास्ट राइट हैंड डिजिट होती है वो चेक डिजिट कहलाती है। तो इस तरीके डिनोट्स ग्रुप, सब ग्रुप, आइटम, सीरियल और चेक डिजिट। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल PL नंबर मैंने एक लिया 37130262। 37 इज द ग्रुप कोड, 13 इज द सब ग्रुप, then 026 आइटम सीरियल नंबर,
or two is the check digit. A price list include the nomenclature and book average rate of all items identified by their PL numbers. स्टोर में किसी भी चीज़ को खोजना होता है या स्टोर में किसी भी चीज़ का पता लगाना होता है तो उसके लिए PL नंबर काम आता है। तो इसीलिए कोई भी अगर नया स्टॉक आइटम स्टॉक करना होता है तो उसके लिए एक नया PL नंबर भी जनरेट किया जाता है। तो PL नंबर जो होता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से कि किस ग्रुप को डिनोट करता है, ये कॉपर आइटम है, ये मेटल एल्यूमिनियम आइटम है, ये आयरन स्टील आइटम है, ये कोई मैकेनिकल्स या मशीनरी टाइप आइटम है, ये सिल्वर आइटम है, या क्या ऐसी अदर टाइप का आइटम है। इस टाइप से अलग अलग सेपरेट टाइप ऑफ ग्रुप्स इसमें बने हुए हैं। तो उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं, उन ग्रुप्स के आधार पर ये PL नंबर्स बनाए जाते हैं। अब आता है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। जैसे हमने अभी शुरुआत में बात करी कि मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक्स में जो है क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आती है। तो डेफिनेटली इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें करना होगा इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करना होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स को हम अगर यूज़ करेंगे तो ही हम जो है क्या कहते हैं अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, या हम जो है क्या कहते हैं ऑर्डर कॉस्ट, है ना क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर को हम इंश्योर कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में जो है क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं, जिसको मैंने समराइज किया है। जैसे केयर इन स्टॉकिंग न्यू आइटम्स, एंश्योरिंग ओनली नेसेसरी आइटम्स आर एडेड टू इन्वेंट्री। कोई नया आइटम अगर ऐड करना हो तो उसमें वी शुड बी केयरफुल कि कोई भी आइटम जब तक इन्वेंट्री में ऐड नहीं किया जाना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। हाँ, कई बार नए असेट्स आते हैं, जब नए असेट्स क्रिएट होते हैं तो उससे रिलेटेड न्यू आइटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वंदे भारत आई, तो या पहले एक डीजल लोकोमोटिव शेड था, उसमें अब इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव शेड आएंगे, तो नेचुरली बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पीरियडिक ओवरहॉलिंग ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल लोको। तो दैट्स वाई वी हैव टू add new stock items always. So we should be careful in the stocking of the new items whenever we required to add new items in the stocks. तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि अभी हम जानते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं कैपिटल को ब्लॉक करता है। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हमें अपनानी चाहिए। यूजिंग डेटा ड्राइवन अप्रोच फॉर रिप्लेनिशमेंट। जब भी हम जो रिक्यूप करते हैं सामान को दोबारा नया खरीदना होता है, यानी स्टॉक रिप्लेस करना होता है, तो स्टॉक रिप्लेस करने के लिए या ऑर्डर करने के लिए हमें साइंटिफिक इक्विपमेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग जब है ना क्या कहते हैं सामान जो स्टोर में हमने स्टॉक किया हुआ है, तो स्टॉक को जो है ना क्या कहते हैं हम इस तरीके से जो है क्या कहते हैं ध्यान में रखें कि कितना मतलब जो है क्या कहते हैं उसका मिनिमम लेवल जो है, उसका मिनिमा जो है वो हम अच्छे से सोच समझ के और बहुत अच्छे से हर सारे सभी चीज़ों को देखते हुए कंसीडर करें उसकी जो है ना क्या कहते हैं मिनिमा को। तो मिनिमा जितना हमारा अच्छा होगा उतनी हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपने आप ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट अच्छा हो जाएगा। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। जो हिस्टोरिकल डाटाज हैं, हिस्टोरिकल डाटाज का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया जाना चाहिए कि हाउ मच विल रिक्वायर्ड इन द पर्टिकुलर मंथ और पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द दैट के स्टॉक हमें कितना रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो हम लोग उसको जो है क्या कहते हैं बहुत एक्यूरेटली अगर हम डिमांड करें पूरे साल भर के लिए कि मेरी अप्रॉक्सीमेट AC ये रहती है, तो वो बहुत एक्यूरेट टाइप की होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट हिस्टोरिकल डाटा के लास्ट ईयर हम लोगों को इतनी ज़रूरत पड़ी थी, तो अप्रॉक्सीमेट इसमें अगर कोई इंक्रीमेंट की ज़रूरत है तो कितनी होगी अप्रॉक्सीमेट। तो वो इस तरीके से हम एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग करनी चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एड्रेसिंग डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न्स। नॉर्मल पैटर्न्स जो है उससे अगर कोई डेविएशंस होने की संभावना होती है तो उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए एक्सेप्शंस के आधार पर, यानी मैनेजमेंट किया जाना चाहिए कि कुछ एक्सेप्शंस को भी तय कर कि फॉर एग्जांपल है ना कहते हैं पर्टिकुलर आइटम इन दिनों ज़्यादा यूज़ होता है, बरसात के दिनों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये पर्टिकुलर आइटम जो है सर्दियों के दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक दैट। तो उसके आधार पर भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैरायटी रिडक्शन, consolidating similar items to reduce complexity, कंसोलिडेटिंग सिमिलर आइटम्स टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। वैरायटी रिडक्शन यानी हमें जो नंबर ऑफ वेरियस वैरायटीज जो है एज पर एज पॉसिबल अगर इफ़ यू कैन डू दिस तो हमें वैरायटी रिडक्शंस करना चाहिए कि हम उसको सिमिलर आइटम्स जो है उनको रिड्यूस करें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना क्या कहते हैं, और जिससे और सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुपिंग करके हम उनको वैरायटी रिडक्शन कर सकते हैं। वैल्यू एनालिसिस, इवेल्यूटिंग आइटम्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आइटम्स को इस तरीके से जो है क्या कहते हैं उनकी वैल्यू के आधार पर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के आधार पर हम उनको इवेल्यूट करें उन आइटम्स को, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो है क्या कहते हैं मिनिमा और मैक्सिमा तय करें ताकि जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनको जो है मिनिमम लेवल पर रख सकें और हमें कैपिटल ब्लॉकेज को कम से कम कर सकें। सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन क्रिटिकल आइटम्स। ये जो है क्या कहते हैं सेलेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट, व्हाट आर टाइप ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट दैट वी यूज इन द एबीसी एनालिसिस, एफएसएन एटसेट्रा। ये सभी कुछ जो है सेलेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट है कि हम किसी तरीके से जो स्टोर में रखे हुए आइटम्स हैं उनको किस तरीके से सेलेक्टिवली इस इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे, क्या किस आइटम्स को ज़्यादा रखा जाना चाहिए, किस आइटम को कम रखा जाना चाहिए, किसका आइटम कितने महीने का स्टॉक होना चाहिए, किस आइटम का कितने महीने का स्टॉक होना चाहिए। इट इज़ रेफर्ड बाय द पैरा 803 ऑफ स्टोर मैनुअल वॉल्यूम 1। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम्स, रिड्यूसिंग वेराइटी थ्रू कॉमन स्पेसिफिकेशन। जो कॉमन स्पेसिफिकेशन के आइटम है उनको रिड्यूस करना, उसकी वेराइटीज को रिड्यूस करना, जो कॉमन स्पेसिफिकेशन के थ्रू कॉमन स्पेसिफिकेशन के आधार पर जो है क्या कहते हैं रिड्यूस करना उसकी वेराइटीज को, स्टैंडर्डाइज आइटम को स्टैंडर्डाइज करें कि भाई सभी जगह ये इसी तरीके से यूज होगा। डिस्पोजल ऑफ ओवर स्टॉक, अगर कोई ओवर स्टॉक है या ऐसी चीज़ है जो याद यूज नहीं हो रही, पिछले डेड स्टॉक पड़ा हुआ, डेड सरप्लस है, तो देन हमें उसको एलिमिनेट करना चाहिए इन्वेंटरी एफिशिएंटली। उसको एलिमिनेटिंग के अदर डिपोज को हम भेज सकते हैं अगर वहाँ रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसके आधार पर देख के। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे को जो है क्या कहते हैं इसको अगर कहीं भी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको सेल आउट करके उसको एज ए स्क्रैप बाहर ख़त्म करें कि रिडंडेंट आइटम हो गया, अब ज़रूरत नहीं रही है, ऑब्सोलेट हो गया ये आइटम, तो उसको भी हम कह सकते हैं। आजकल क्या है कि यूडीएम है, तो यूडीएम की वजह से हमें पूरे हिंदुस्तान भर में जो है ना क्या कहते हैं किस डिपो में क्या है और पर्टिकुलरली अपने जोन के बारे में पूरा पता रहता है कि किस अपने जोन में किस डिविजन्स में किस डिपो में किस आइटम की आवश्यकता हो सकती है। तो वो हम जो है क्या कहते हैं यूडीएम के थ्रू ही अच्छे से चेक कर लें कि हमें कौन सा आइटम आवश्यक है, वो हमारे पास नहीं है तो किसी और डिपो में कहीं सरप्लस के तौर पर तो नहीं रखा हो, अगर वहाँ सरप्लस है तो वहाँ से उसको मंगाया जा सकता है और उनके द्वारा दिया जा सकता है ताकि वहाँ पर यूजलेस पड़ा नहीं रहे और यहाँ पर यूज आ जाए। सरप्लस रिव्यू, रेगुलरली असेसिंग अनयूज्ड इन्वेंट्री, अनयूज इन्वेंट्री को रेगुलरली असेस करते रहना चाहिए, ध्यान रखते रहना चाहिए ताकि सरप्लस को हटाया जा सके। स्क्रैप डिस्पोजल, प्रॉपरली मैनेजिंग एंड ऑफ लाइफ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल ऐसा है जो एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है रिकॉर्डल प्रोविजंस के हिसाब से, उसकी एज खत्म हो चुकी है या वो जो है आइटम अनयूज्ड रह गया है या अब आगे फ्यूचर में यूज़ होने की आवश्यकता यूज़ नहीं होगा, तो ऐसे आइटम्स को स्क्रैप करके और इसको स्क्रैप डिस्पोजल करना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये भी एक इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स में, तो इस टाइप से जो है क्या कहते हैं टोटल हमने देखा केयर इन न्यू आइटम्स, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, वैरायटी रिडक्शंस, वैल्यू एनालिसिस, surplus reviews, scrap disposal, disposal of our stock, standardization of items, selective inventory management, accurate demand forecasting। 10 तरीके हमने देखे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के बारे में। अब जो सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसमें पहला आता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी मैंने इसको एक नया वर्ड दिया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी। और एबीसी एनालिसिस में दैट इज कि हम इसमें जो स्टोर में जो आइटम रखे हुए हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू के हिसाब से कि पर्टिकुलर पर ईयर में इसका कंजम्पशन कितना अमाउंट का होता है। तो ये सबसे बेटर कंट्रोल माना गया, साइंटिफिक कंट्रोल भी है ये। इसमें कैटेगरी ए आइटम्स में वो आइटम्स अप्रोक्सीमेट आते हैं जिनकी जो है क्या कहते हैं जो ओवरऑल स्टॉक आइटम का तो 5 से 10% ही हो सकते हैं, बट लेकिन उनकी जो वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो इनकी जो वैल्यू होती है वो 70% तक की इनकी वैल्यू होती है। मतलब नंबर ऑफ आइटम कम है बट लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइप के आइटम कैटेगरी ए आइटम आते हैं। कैटेगरी बी में वो आइटम आते हैं जो है ना क्या कहते हैं जो स्टॉकिंग का तकरीबन 20% तक पार्ट बनाते हैं लगभग, और उनकी जो है क्या कहते हैं वैल्यू भी टोटल ओवरऑल स्टॉक का 20% तक ही होती है। इस टाइप के आइटम होते हैं। कैटेगरी सी में वो आइटम होते हैं जो मैक्सिमम पार्ट बनाते हैं एक्चुअल में, और लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, यानी 10% ऑफ टोटल वैल्यू का जो है वो 10% ही होते हैं लगभग। तो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पर कैटेगराइज किया है, जैसे लगभग 10% ऑफ आइटम, 20% ऑफ आइटम और 70% ऑफ आइटम्स। जब वैल्यू की बात करेंगे तो इट्स जस्ट रिवर्स हो जाता है, कैटेगरी ए की वैल्यू 70% तक, कैटेगरी बी की 20% और कैटेगरी सी की 10% तक। फोकस इज कंसंट्रेटेड और ए कैटेगरी आइटम ड्यू टू देयर हाई फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इसलिए ए टाइप के जो आइटम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है ताकि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसको मिनिमम किया रखा जा सके हाई वैल्यू आइटम होने की वजह से। सेकंड आता है वेट एनालिसिस। रेलवेज के कंसर्न में ये चीज़ें हैं एक्चुअल में, सभी जो मैं बता रहा हूँ एबीसी एनालिसिस हो वेदर और दिस इज वेट एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्रिटिकली
फॉर ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के लिए कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ऑल्सो सेग्रीगेट द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैड, बेस्ड ऑन द क्रिटिकली फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के लिए ये चीज आएगी, जरूरी है वैड एनालिसिस। वी फॉर वाइटल, स्टॉक लीड्स टू इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशंस। वाइटल ऐसा होगा कि अगर उस वो नहीं लगाया या वो नहीं यूज हुआ या वो नहीं मिला तो हमारा जो ऑपरेशन है वो इमीडिएटली रुक सकता है, दैट इज वाइटल। एसेंशियल, ये ऑपरेशन पे इम्पैक्ट कर सकता है नियर फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल है ना, क्या कहते हैं, इट वाज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस समथिंग, है ना, क्या कहते हैं, दैट वाज वर्किंग इन द सम हेक्टिक कंडीशंस, बट इट इज ओके, इट वाज वर्किंग। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो दैट्स वाई जो है क्या कहते हैं, इस एसेंशियल कहलाएगा वो आइटम, कि भाई आगे हो सकता है कि अगर हमने इसको एक महीने में ट्रांस शिफ्ट नहीं किया या एक महीने में रिप्लेस नहीं किया तो जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन रुक सकता है। डिजायरेबल, डिजायरेबल वो है जिसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता शॉर्ट टर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन में एक लाइट बल्ब नहीं है, ट्रेन का फैन खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, तो उससे ऑपरेशन तो नहीं रुकेगा, है ना, ट्रेन का, बट लेकिन वो जरूरत तो है उसकी, है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो डिजायरेबल तो है बट लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आता। तो वैड एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग सर्विस लेवल कंटिन्यूटी। सर्विस लेवल कंटिन्यूटी के लिए ये को एंश्योर करने के लिए वैड एनालिसिस क्रूशियल होता है। तो ये भी जो है क्या कहते हैं हमारे रेलवे स्टोर वर्कशॉप में, स्टोर्स में यूज होता है, इसको भी वैड एनालिसिस। एक आता है एफएसएन एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही। एफएसएन एनालिसिस बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा आइटम कितनी तेजी से रिक्वायर पड़ रहा है। जो फास्ट फ्रीक्वेंटली इशूड आइटम दैट मूव क्विकली थ्रू इन्वेंट्री, मतलब ऐसे आइटम जिनको लगातार जरूरत पड़ती रहती है, लगातार जो है क्या कहते हैं स्टोर से निकाले जाते रहते हैं लगातार, मतलब एक रेगुलर इंटरवल बेसिस पर लगातार लिए जाते रहते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली फास्ट मूविंग स्लो ऑकेजनली इशूड आइटम विद मॉडरेट मूवमेंट। कभी कभार जरूरत पड़ती है जिनकी, है ना, क्या कहते हैं, जैसे महीने में एक आध बार, 15 दिन में, वट एवर इट्स लाइक दैट। तो इस टाइप के स्लो मूवमेंट आइटम, नॉन मूविंग आइटम, नो मूविंग मूवमेंट आइटम फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत देर देर दिनों तक किसी की जरूरत नहीं पड़ती, साल में एक आध बार ही जरूरत पड़ती है, दैट इज नॉन मूविंग आइटम्स। तो इसका फायदा क्या होता है, ये ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स, है ना, क्या कहते हैं, इन स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स को कम करने में मदद मिलती है इससे, कि जो स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स है उनमें अपनी कैपिटल कम से कम ब्लॉक की जाए, कम से कम ब्लॉक हो उसमें, तो उसमें भी हमें मदद मिलती है। यानी ऑल थ्री टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम जो मैंने बताया आपको, पहला एबीसी एनालिसिस, दूसरा वैड एनालिसिस, तीसरा एफएसएन एनालिसिस, ऑल थ्री वर्क्स टुगेदर। इन तीनों को एक साथ मिला के, इन तीनों को एक साथ काम किया, इन तीनों को एक साथ जो है क्या कहते हैं ध्यान में रखते हुए जो है स्टोर का मैनेजमेंट किया जाएगा अगर, तो हम स्टोर पे मिनिमा लेवल और मैक्सिमा लेवल को हम है ना क्या कहते हैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, रख पाएंगे, कंसीडर कर पाएंगे। मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम इट, हमारा जो स्टोर मैनेजमेंट है वो बेसिकली जो उसका उद्देश्य है स्टोर मैनेजमेंट का, वो ऑब्जेक्ट हमारा इससे पूरा हो पाएगा। तो तीनों मिलके जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं। आता है डिस्पोजल ऑफ ओवर स्टॉक। हमने 10 आइटम डिस्कस किए थे, 10 आइटम डिस्कस किए, उनमें से मैंने एक तो वो पकड़ा, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट पकड़ा, और दूसरा मैंने दो आइटम और पकड़े डिस्पोजल ऑफ ओवर स्टॉक, जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कि रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार जो है कहते हैं टाइमली डिस्पोजल बहुत जरूरी है। रिलीज ब्लॉक कैपिटल, ताकि जो कैपिटल ब्लॉक की हुई है वो उसको रिलीज किया जा सके, और ऑब्सोलेसेंस, थेफ्ट और डैमेजेस के रिस्क को कम किया जा सके। कि वो साला आइटम ही यूज लायक नहीं रहेगा, क्या फायदा है ना, चोरी या वो खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा। तो इसलिए उसको जो है क्या कहते हैं डिस्पोजल भी बहुत ज्यादा जरूरी, ओवर स्टॉकिंग का डिस्पोजल बहुत जरूरी है, नहीं ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने जो है क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब करती है ओवर स्टॉक की लिमिट कैटेगरी ए के लिए, कि स्टॉक जो है क्या कहते हैं नॉट मोर देन 6 मंथ रिक्वायरमेंट, ज्यादा का नहीं होना चाहिए एक बार में, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम्स है तो ज्यादा ब्लॉकेज ना हो, ताकि इसी तरीके से बी कैटेगरी में 12 मंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा का एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और सी कैटेगरी में 24 मंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का आपके पास इकट्ठा हो रहा है तो दैट इज ओवर स्टॉक है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक आता है सरप्लस रिव्यू। हम लगातार हमारे कितने आइटम जो है वो सरप्लस चल रहे हैं, यानी यूजलेस है या एडिशंस में है या एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसको भी लगातार हमें रिव्यू करना पड़ता है, रिव्यू करते रहना चाहिए। इनएक्टिव आइटम्स, जैसे आइटम विद नो डिमांड फॉर 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ से कोई यूज ही नहीं हुआ है, और मोर आर ट्रीटेड एज इनएक्टिव टर्म्स एंड आइटम्स एंड मॉनिटर्ड। कि यार इनएक्टिव पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, इसको काम में नहीं आया, यूज ही नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट।
उसको चेक किया जाना चाहिए, उसको रिव्यू करके। और अगर इनएक्टिव आइटम मेरे यहाँ पर सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर डिवीजन में वो यूज नहीं आ रहा है, तो किसी अदर डिवीजन में उसके बारे में पूछा जाना चाहिए, ताकि वहां से सरप्लस आइटम, इनएक्टिव आइटम को हटाया जा सके और दूसरी जगह यूज किया जा सके और ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल को कम किया जा सके। सरप्लस स्टोर ऐसा आइटम नॉट शुड नॉट बी डिमांडेड कि जो 24 महीनों से डिमांड ही नहीं किया गया है, तो अब हमें उसको रखना चाहिए। उसको 24 महीने से ज़्यादा हो गए जो पड़े पड़े और कोई लेने भी नहीं आ रहा है, यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो देन उसको उसको क्लासीफाई कर देना चाहिए एज सरप्लस स्टोर। और सरप्लस स्टोर जब क्लासीफाई हो जाएगा, देन इट कैन बी स्क्रैप्ड और डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू सेल, इसको किया जा सकेगा। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? अवॉइडिंग फ्रेश प्रोक्योरमेंट, इससे जो है क्या कहते हैं हम फ्रेश प्रोक्योरमेंट की जो है क्या कहते हैं आवश्यकता नहीं पड़ती है। फाइंडिंग अल्टरनेट यूसेज, दूसरा कोई यूसेज हम इसका ढूंढते हैं, रिपर्पोजिंग आइटम फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, किसी और चीज़ के लिए, किसी और जगह के लिए, किसी और डिवीजन के लिए, किसी और जोन के लिए हम ये सोचते हैं कि कहाँ पर काम हो सकता है। प्लानिंग, इसके अवार्ड प्रॉफिट प्लानिंग, डिस्पोजल ऑफ और रीएलोकेशन, एफिशिएंटली मैनेजिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। हम इससे प्लान कर सकते हैं कि इसको डिस्पोजल कैसे करना है या इसको किसी और जगह पे रीएलोकेट कैसा करना है। तो दैट वाज द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडियन रेलवेज, कि हम इसको कैसे स्टोर को मैनेजमेंट करते हैं। मैं इससे पूर्व पहले मैंने बताया था आपको कि सीएमएम के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या होती है। इसके अलावा हमने स्टोर्स के बारे में पता था, टाइप ऑफ स्टोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स के बारे में आज हमने समझने का प्रयास किया है कि मैनेजमेंट ऑफ स्टोर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको कैसे मैनेज किया था, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, और उसको जो है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती है। जो भी लोग हैं, जितने भी रेलवे से रिलेटेड लोग हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, मेरा मानना यह है कि उन सभी को लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है और बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसको इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें कम से कम, हर मेरा मानना यह है कि हर रेलवे एम्प्लॉय को, हर एक को ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ है, उसको स्टोर क्या है, स्टोर कैसे मैनेज किया जाता है, और उसको अपने यहाँ स्टोर कैसे मैनेज करना है, उसको खुद को अपने ऑफिस में स्टोर को मैनेज कैसे करना है, ताकि इससे उसका आइडिया लगेगा, उसको भी समझ में आएगा, और वो भी लगातार जो है क्या कहते हैं जो स्क्रैप है उसका डिस्पोज करता चला जाएगा, है ना। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग। आप मेरे वीडियोस को जो है क्या कहते हैं लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसको सराहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।